Record. तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेनिंग प्रोसेस। अच्छा, स्टेनिंग क्यों कर रहे हैं? आप याद कीजिए, जो मैंने आपको लास्ट टाइम में जब टिश्यू प्रोसेसिंग बताया था, तो लास्ट में सब कुछ बता के एक स्लाइड आपके सामने लेके आया था, ठीक है। और उस स्लाइड में अगर आपको याद हो, एक स्लाइड तैयार हुआ था लाइक दिस। ये स्लाइड तैयार हुआ था, और मैंने क्या बोला था कि उस स्लाइड पे चारों ओर से क्या आपका पैराफिन वैक्स है, लाइक दिस। ये रहा पैराफिन वैक्स। और पैराफिन वैक्स के कई सारे सेक्शंस, मतलब 3 सेक्शंस उस पे आ गए थे, ठीक है, ऐसे लाइक दिस, ठीक है। और उस हर सेक्शंस में एक एक टिश्यू सैंपल आता था लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। लेकिन आपको तो केवल क्या देखना है? आपको तो केवल देखना है टिश्यू सैंपल। पैराफिन वैक्स तो आपको नहीं चाहिए। तो मैंने बताया था, सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, हॉट वाटर प्लेट पे रखोगे। जब आप इसको हॉट वाटर प्लेट पे रखोगे तो पैराफिन वैक्स मेल्ट होके, इवोपरेट होके निकल जाएगा। तो लो, पैराफिन वैक्स से लगभग क्या हो गया, मेल्ट हो गया। लेकिन एक बार बताना, क्या ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा? नहीं, सेल के अंदर भी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ठीक है, मैक्सिमम मेल्ट होके इवोपरेट होके ये पैराफिन वैक्स यहाँ से निकल लेगा। लो, कुछ कुछ तो अमाउंट में यहाँ से ये निकल ही जाएगा। फिर इसको 10 से 15 मिनट करते हैं, ठीक है, इंक्यूबेट करते हैं उसको हॉट वाटर प्लेट पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको ड्राई कर देंगे थोड़ा सा, और ड्राई करने के बाद इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जैलीन में डिप कर देंगे। क्योंकि आपको पता है कि जैलीन में डिप करेंगे तो जैलीन अंदर चला जाएगा, पैराफिन वैक्स बाहर आ जाएगा। इस पर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जैलीन में डिप कर देंगे 102 मिनट के लिए। स्लाइड को ड्राई करके करना, ठीक है। ये करने के बाद अब आप स्टेनिंग करने जा रहे हैं, और मैंने आपको उस दिन सिखाया था, स्टेनिंग में आप जो भी डाई यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द डाई आर वाटर सोल्यूबल। जब तक आप वाटर सेल के अंदर नहीं डालेंगे तब तक स्टेनिंग होगा ही नहीं। तो आप बताइए कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप होने वाला है रीहाइड्रेशन। क्योंकि आप जब तक पानी नहीं डालेंगे, सेल के अंदर पानी नहीं पहुंचाएंगे, तो डाई स्टेनिंग नहीं कर पाएगा, डाई केमिकल रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि आप स्टेनिंग में कौन सा डाई यूज करेंगे, ठीक है। रीहाइड्रेशन आप कर देंगे, बताइए रीहाइड्रेशन करने के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले इस पूरे स्लाइड्स को पहले जैलीन में से निकाला, उसके बाद अब आप इसको कहाँ डालेंगे, रीहाइड्रेशन करना है, पानी अंदर भेजना है। तो क्या करेंगे, सराउंडिंग में अल्कोहल डालेंगे। अल्कोहल का कौन सा ग्रेड डालेंगे, डिक्रीजिंग ग्रेड। पहले 100% अल्कोहल में डालेंगे, 100% अल्कोहल में डालने के बाद 90% अल्कोहल में डालेंगे, फिर 70% अल्कोहल में डालेंगे। तो आप देखिए, यहाँ 100% अल्कोहल में पानी 0% था, 90% अल्कोहल में 90% पानी, सॉरी 90% अल्कोहल 10% पानी, तो थोड़ा सा पानी अंदर गया। फिर 70% अल्कोहल में 70% अल्कोहल 30% पानी, तो थोड़ा सा और पानी अंदर गया। इस तरीके से सेल क्या हो जाएगा, रिहाइड्रेट हो जाएगा। अंदर में जहां जहां पानी की आवश्यकता थी वहां वहां पानी पहुंच जाएगा, स्टेनिंग प्रॉपर हो पाएगा, सेल के अंदर पूरी तरीके से रिहाइड्रेशन हो जाएगा। आफ्टर दैट अब आप क्या करेंगे, डाई का इंट्रोडक्शन करेंगे, डाई को इंट्रोड्यूस करेंगे अंदर। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा डाई यूज करेंगे, कौन सा स्टेनिंग मेथड यूज करेंगे। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको क्या देखना है। आपको जब माइक्रोस्कोपी में लगाना है तो आपका टारगेट क्या। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में टेस्टिस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट प्रोटीन्स और एंजाइम को एनालाइज कर रहे होते हैं कि स्टर्डियोजेनेसिस में फटाना एंजाइम का क्या स्टेटस है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में लेडिंग सेल्स में कुछ रिसेप्टर ढूंढ रहे हैं। तो इस टाइप से हम डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर जो प्रोटीनेसिस नेचर के होते हैं उसको ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर आप प्रोटीन को ढूंढ रहे हैं तो आप डिफरेंट टाइप का स्टेनिंग करेंगे। हो सकता है आप ग्लाइकोजन को स्टेन करना चाह रहे हो, जैसे कि मसल्स वगैरह के केस में, मस्कुलर टिश्यू वगैरह के केस में आप ग्लाइकोजन को स्टेन करना चाह रहे हो। कार्डियक टिश्यू के केस में हो सकता है आप ग्लाइकोजन को स्टेन करना चाह रहे हो सकता है कि आप लिपिड को स्टेन करना चाह रहे हो सकता है आप न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करना चाह रहे हो सकता है कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस को पूरी तरीके से स्टेन करना चाह रहे हो। तो आपका पर्पस क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टेन लोगे। अभी मैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेनिंग पढ़ाने वाला हूं, दैट इज H&E स्टेनिंग। नाम है इसका H&E। एच का फुल फॉर्म है हिमेटोजैलिन, और ई का फुल फॉर्म है इयोसिन। तो इसमें आप क्या करने वाले हैं, हिमेटोजैलिन और इयोसिन को यूज करके सेल को स्टेन करने वाले हैं। बच्चे, मैं आपको पहले बता दूं, ये स्टेन हम तभी यूज करते हैं जब हमारा टारगेट है कि हमें ग्लाइकोजन को स्टेन करना है, चाहे टिश्यू संबल कोई सा भी हो। अगर आपको ग्लाइकोजन को स्टेन करना है देन यू विल यूज हिमेटोजैलिन एंड इयोसिन स्टेन। तो अब इसके बारे में एक एक करके हम सारा प्रोसीजर देख लेते हैं। तो कहा गया है कि हिमेटोजैलिन एंड इयोसिन स्टेन इज द वाइडली एंड कॉमनली यूज स्टेन फॉर हिस्टोपैथोलॉजी टिश्यू। जहां पर आप डिजीज टिश्यू का स्टडी कर रहे हैं वहां पर वाइडली यूज होता है हिमेटो H&E स्टेन। अब वाइडली का मतलब क्या है, देखिए वाइडली का मतलब ये है कि वैरायटी ऑफ टिश्यू,
चाहे वो कार्डियक टिश्यू हो, मस्कुलर टिश्यू हो, कई बार प्रोडक्टिव टिश्यू में भी हम, टेस्टिकुलर टिश्यू में भी हम HNE स्टेन करते हैं, हमको ग्लाइकोजन का पता लगाना होता है। तो वाइडली यूज, मतलब वैरायटी ऑफ टिश्यू सैंपल को आप एनालाइज सॉरी स्टेन करते हैं इससे। और कॉमनली यूज, मान लीजिए कोई कि एक पर्टिकुलर सैंपल है तो अक्सर हम उसमें HNE स्टेन करके उसमें स्टेनिंग करके उसकी विजुअलाइजेशन करते हैं। सो दिस इज वाइडली एंड कॉमनली यूज स्टेन फॉर हिस्टोपैथोलॉजी टिश्यू because it has ability to show clear structure of different type of tissue, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू को क्लियरली ये दिखा सकता है, ये इसकी एबिलिटी है। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ H&E स्टेन। अब जो मैं बताने वाला हूं इस बॉक्स के अंदर में, जो कुछ भी बताने वाला हूं, अगर ये आपको समझ में आ गया तो अगले स्लाइड्स में जो भी है, अगला नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट स्लाइड्स में वो सब इससे समझ में आ जाएगा। बस आप प्रिंसिपल को ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो डाई है वो जिस नेचर का होगा वो अपने अपोजिट नेचर के कंपोनेंट को पकड़ के रिएक्ट कर लेगा। और जैसे कि आप डाई यूज कर रहे हैं हिमेटोजाइलिन और इयोसिन, तो आपको मैं बता दूं कि हिमेटोजाइलिन बेसिक नेचर का होता है और इयोसिन एसिडिक नेचर का होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे ट्रिक डेवलप कर लीजिए या कैसे डेवलप कर लीजिए। जैसे थोड़ा बहुत अगर आप याद रखें, आपको याद हो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग इयोसिनोफिल कहते हैं एसिडोफिल को, वहां पर भी नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो एसिडोफिल है। तो आपको ऐसा याद रहेगा कि इयोसिन जो है एसिडिक डाई है, ठीक है। तो अगर इयोसिन एसिडिक डाई है तो हिमेटोजाइलिन कैसा है, बेसिक डाई है। तो अब आप बताइए मैंने क्या बोला कि डाई जैसा है वो अपने अपोजिट नेचर के कंपोनेंट को क्या करेगा, स्टेन करेगा। तो मुझे बताइए बीइंग अ बेसिक डाई हिमेटोजाइलिन विल स्टेन विच टाइप ऑफ कंपाउंड, विच टाइप ऑफ सब्सटेंस, एसिडिक। और सेल के अंदर एसिडिक कौन होता है, न्यूक्लियस। ये गलती से न्यूक्लियस लिखा गया, स्पेलिंग गलत है, न्यूक्लियस। चाहे वो RNA हो या DNA हो, उनके पास एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। अब क्यों होता है एसिडिक नेचर, आप पढ़ते हैं क्योंकि डीऑक्सीकार्बोनिक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से चूंकि वो एसिडिक है इसलिए उसको कौन स्टैंड करेगा, बेसिक डाइमेटोजाइलिन। अच्छा बताइए साइटोप्लाज्म मेनली कैसा नेचर का होता है, उसमें मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स बेसिक होते हैं और इसकी वजह से साइटोप्लाज्म का नेचर होता है बेसिक। क्योंकि साइटोप्लाज्म बेसिक है तो उसको कौन सा स्टेन डाई करेगा, मतलब कौन सा डाई स्टेन करेगा, एसिडिक डाई। एसिडिक डाई कौन है, इयोसिन। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये प्रिंसिपल समझ आने के बाद इसका पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। बस आपको फंडा क्या क्लियर करना है कि बेसिक डाई हिमेटोजाइलिन विल स्टेन एसिडिक कंपोनेंट न्यूक्लियस and eosin dye being an acidic dye will stain basic component of the cell that is the cytoplasm। बोले यहाँ तक एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आगे की किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। पहले इस हिमेटोजाइलिन के बारे में कुछ और बातें सुन लीजिए। हिमेटोजाइलिन जिसके बारे में आप नाम सुन रहे हैं सिंथेटिक डाई नहीं है, इसको लैब में नहीं बनाते, इसको कहीं लेबोरेटरी में मतलब कि फैक्ट्री में नहीं बनाते। इट्स अ नेचुरल डाई। जो एक ट्री होता है, हर्ट वुड वाले ट्री होते हैं, आपको पता होगा हार्टवुड सैपवुड, तो हार्टवुड डे वाले ट्री वाले कैटेगरी में एक ट्री है जिससे नेचुरली ऑब्टेन होता है हिमेटोजाइलिन, नेचुरली। हाँ वो अलग बात है कि आज के डेट में इंडस्ट्रीज वगैरह क्या करती है, इस हिमेटोजाइलिन को प्यूरिफाई करके बेचती है। प्यूरिफाई करके बेचना अलग चीज है, अलग चीज है, लेकिन इंडस्ट्री में इसको बनाया नहीं जा रहा है, बस उसका प्यूरिफिकेशन किया जा रहा है फॉर द बेटर एनालिसिस, फॉर द बेटर स्टेनिंग, बस। तो इट्स अ नेचुरल डाई। और जब ये मिलता है हमें उस ट्री से तो रेड कलर्ड फॉर्म में मिलता है, ये रेड कलर का डाई, इसलिए नाम है इसका हिमेटोजाइलिन, क्योंकि ये हीम मतलब कलर जैसा हीमोग्लोबिन होता है उस टाइप का एक कलर होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जो ये हिमेटोजाइलिन डाई है, ठीक है, या फिर इयोसिन डाई आप अभी देखेंगे आगे, तो ये जो भी डाई है ये टिश्यू से डायरेक्ट बाइंड नहीं करते हैं, ये टिश्यू से डायरेक्ट बाइंड नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे आपका एक टिश्यू है, टिश्यू से डाई डायरेक्ट बाइंड नहीं करते क्योंकि देखिए इसका पास जो बाइंडिंग साइट है वो इस डाई के बाइंडिंग साइट के साथ सुटेबल नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। तो इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर होता है जिसको बोलते हैं मॉर्डेंट, क्या बोलते हैं इसको, मॉर्डेंट। तो मॉर्डेंट विल बाइंड विथ टिश्यू एट देयर बाइंडिंग साइट, और इस मॉर्डेंट के अपोजिट साइड में डाई का बाइंडिंग साइड होता है। तो ये यहां फिट कर जाएगा, शेप देखिए, ये यहां फिट कर जाएगा टिश्यू के साथ मॉर्डेंट। तो बताइए मॉर्डेंट एक तरफ से टिश्यू के साथ बाइंड कर गया, फिट हो गया, और इसका ये जो बाइंडिंग साइड है मॉर्डेंट में किसके लिए, डाई के लिए, तो डाई का बाइंडिंग साइड इसके साथ फिक्स हो जाएगा और क्या बन जाएगा, टिश्यू मॉर्डेंट डाई कॉम्प्लेक्स। और इस तरीके से क्योंकि ये इसके साथ जब बाइंड कर जाएगा तो ये टिश्यू भी उसी कलर का दिखने लगेगा जिस कलर का डाई है। क्योंकि यहाँ जब ये बाइंड करेगा तो जरूर कुछ केमिकल रिएक्शन करेगा। हिमेटोजाइलिन की अगर हम बात करें तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जाहिर सी बात है जब केमिकल स्ट्रक्चर बदलेगा ऑक्सीडेशन के बाद तो कलर भी चेंज हो जाएगा, और ये रेड से ब्लू हो जाएगा क्योंकि हिमेटोजाइलिन का हो जाता है ऑक्सीडेशन।
हाँ, अब मॉडेंट आप अलग अलग लेके, जैसे एलएम बेस्ड मॉडेंट लेते हैं जब आपका डाई हो एटलीस्ट रीच, अलग अलग केस में लेते हैं, ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। आयरन बेस्ड मॉडेंट लेते हैं मेयर्स डाई के केस में, और टंगस्टन बेस्ड लेते हैं हैरिस के केस में, ठीक है। आप ये बात मत याद रखना, बस इतना याद रखो कि मॉडेंट डाई और टिश्यू को होल्ड करता है, ठीक है, उन दोनों के बीच में अटैचमेंट का रहता है। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ हेमेटोजेलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग। आपको देखने से लग रहा होगा भारी भरकम चीज है, भारी भरकम चीज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पहले टिश्यू प्रोसेसिंग समझे हैं तो ये बिल्कुल आसान चीज है, आसान भाषा में समझाया गया है, बस आपको मैं एक बार अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है? वेरी फर्स्ट स्टेप इज, आप सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ वैक्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्लाइड बनाया था, लो मैं फिर से बना रहा हूँ स्लाइड। दिस इज द स्लाइड, ये स्लाइड बनाया था, और अभी इसमें आपने क्या देखा था, आपका पैराफिन वैक्स था यहाँ पे, ये पैराफिन वैक्स था, पतला पतला जो आपने रिबन लाइक स्ट्रक्चर ऑब्टेन किया था, उसको इस पे आपने क्या किया था, पहले उस रिबन को हॉट वाटर बाथ में डाला था, और उससे क्यों डाला था, रिंकल्स वगैरह हटाने के लिए, फिर उसको उठा के तुरंत जिलेटिन कोटेड या फिर एग एल्बुमिन कोटेड ग्लास स्लाइड्स पे डाला था। देन इसी में आपका बीच बीच में टिश्यू सैंपल है जो आपको एनालाइज करना है, लेकिन आपको तो पैराफिन वैक्स नहीं चाहिए था, तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया, रिमूवल ऑफ वैक्स। इसके लिए आपने क्या किया, रिमूवल ऑफ वैक्स के लिए इसको वार्म किया, इंक्यूबेट किया, कैसे, हॉट प्लेट पे। हॉट प्लेट पे वार्म करने के बाद ये मोस्ट ऑफ द पैराफिन वैक्स तो क्या हो गए, रिमूव हो गए, मेल्ट होके इवोपरेट हो गए। देन आफ्टर क्या किया, इसको थोड़ा सा ड्राई होने दिया। देन आफ्टर उसको क्या किया, ड्राई होने के बाद 1-2 मिनट के लिए आपने जेली में उसको डिप कर दिया। बाय दिस वे आपका वैक्स वहां से रिमूव हो गया। अच्छा, आपने वैक्स क्यों हटाया, क्योंकि केवल टिश्यू देखना है, वैक्स तो नहीं देखना है, ठीक है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा कॉन्ट्रास्टिंग में। देन अब आप स्टेनिंग करोगे, क्या स्टेनिंग हो जाएगा, नहीं होगा। अब तक आप सेल का सारा पानी वानी निकाल दिए थे, तो आप क्या करेंगे, हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन के लिए आप यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, डिसेंडिंग ग्रेड ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसको कहाँ डाला, इस पूरे स्लाइड्स को 100% अल्कोहल वाले जार में डाला। तो उससे क्या हुआ, अभी पानी नहीं गया अंदर, सेल हैज प्रिपेयर्ड टू अपटेक द वाटर, क्योंकि अल्कोहल सारा अंदर चला गया। अब जो यहाँ पे आपने जैलिन डाला था, जैलिन बाहर आ गया, तो अब 100% अल्कोहल है। अब आपने क्या किया, फिर उसको उठा के थोड़ी देर के बाद किसमें डाला, 90% अल्कोहल में, तो 10% पानी आ गया, तो थोड़ा सा पानी अंदर गया। फिर आपने उसको उठा के किस जार में डाला, जहाँ पे 70% अल्कोहल था। यहाँ पे गलत लिखा है, नॉट वाटर, दिस अल्कोहल, ठीक है, 70% अल्कोहल, ये सही कर लीजिए, ये अल्कोहल है, 70% अल्कोहल में डाला। देन आफ्टर क्या हो गया कि वहां पे 30% पानी आ गया, तो पानी थोड़ा और अंदर गया। इस तरीके से आपने, अच्छा, आपने अचानक से क्यों नहीं 70% अल्कोहल दे दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे वाटर सॉक हो जाता है। अगर 70% अल्कोहल दे देते तो सेल के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं था, और 30% उसको पानी मिल जाता, तो इस तरीके से सेल को वाटर सॉक मिल जाता, उसके अंदर का जो आर्किटेक्चर है वो बिगड़ सकता था, इसलिए नहीं डाला। चलो, हाइड्रेशन हो गया। अब आप क्या डाई वाला स्टेन डाल सकते हैं, मतलब स्टेन करने के लिए डाई डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। अब बताइए मेथड में पहले क्या लिखा है, पहले ई लिखा है या एच लिखा है, एच, यानी कि पहले हिमेटोजालिन यूज होता है, देन आफ्टर इयोसिन यूज होता है। तो अब आप क्या डाल रहे हैं, हिमेटोजालिन, आपको पता है कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, रेड कलर का होता है नेचुरली, ठीक है। तो आपने हिमेटोजालिन में उसको डाल दिया, किसको, स्लाइड्स को, 15 से 20 मिनट के लिए। अब मुझे बताइए, जब आपने हिमेटोजालिन डाला रेड कलर का कंपोनेंट, तो पता है क्या हुआ, ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सबको, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सबको क्या कर दिया, स्टेन कर दिया, सबको पहले कर दिया। अब आप बोलेंगे कि सर स्टेन तो ये हिमेटोजालिन चूंकि बेसिक डाई है, तो ये तो केवल न्यूक्लियस को करना चाहिए। मैं कह रहा हूं ये स्टेन नहीं किया, मतलब कि ये फैल गया पूरे सेल में, बीइंग अ रेड कलर फैल गया पूरे सेल में, लेकिन ब्लूइश कलर केवल कहां आया, न्यूक्लियस के पास। ब्लूइश कलर केवल कहां आया, न्यूक्लियस के पास। लेकिन एक बार बताइए, हिमेटोजालिन तो फैला हुआ साइटोप्लाज्म में भी है, लेकिन ब्लूइश कलर तो कहां है, केवल न्यूक्लियस के पास। तो एक बात बताइए, ये साइटोप्लाज्म से हिमेटोजालिन को हटाना जरूरी है या नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, अभी तक क्या हुआ, अभी तक ये हुआ, जब आपने उसको स्टेन किया हिमेटोजालिन के साथ 15 से 20 मिनट के लिए, तो 15 से 20 मिनट में हिमेटोजालिन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और वो रेड से ब्लू हो गया। तो ब्लू कलर केवल कहाँ आया, न्यूक्लियस में। अब बाकी साइटोप्लाज्म कैसा हो गया, रेड हो गया, जो आप चाह नहीं रहे थे, क्योंकि रेड कलर हिमेटोजालिन की वजह से, हिमेटोजालिन वहां बेसिक कंपोनेंट जो साइटोप्लाज्म है वहां पे वो कुछ रिएक्शन ही नहीं दिखाएगा, तो हिमेटोजालिन को वहां से कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। तो अब तक क्या हुआ देखिए, हेमेटोजालिन कवर्स, कवर बोला है मैंने, नॉट स्टेन, कवर्स होल टिश्यू, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बोथ,
एंड कन्वर्ट इनटू ब्लू फ्रॉम रेड आफ्टर ऑक्सीडेशन। लेकिन ये काम केवल कहाँ हुआ है? एट न्यूक्लियस। आप चाहे तो यहाँ आगे लिख लें एट न्यूक्लियस, ठीक है। देन आफ्टर आप क्या करने वाले हैं, इसके बाद आप करने वाले हैं वाटर वॉश एंड अल्कोहल डीप। ये किस लिए करने वाले हैं? ताकि वो हेमाटोजाइलिन जो साइटोप्लाज्म में रह गया है वो हट जाए वहां से। लेकिन एक बार बताइए, अगर साइटोप्लाज्म से रेड कलर का हेमाटोजाइलिन हटेगा तो थोड़ा बहुत तो ब्लू वाला भी हट ही जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स बना के न्यूक्लियस के अंदर है, थोड़ा बहुत तो हट ही जाएगा ना। तो बताइए, न्यूक्लियस का जो अभी जितना ब्लू कलर का था, इंटेंस ब्लू कलर, अब वैसा रह पाएगा? नहीं, थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा। सो दैट आप यहाँ पे ये काम किए, किस लिए किए? टू रिमूव एच कॉम्प्लेक्स हेमाटोजाइलिन, टू रिमूव हेमाटोजाइलिन फ्रॉम साइटोप्लाज्म, बट न्यूक्लियर ब्लू स्टेन ऑल्सो बिकम्स ब्राइट, तो थोड़ा सा लाइट कलर का हो गया। ओके, कोई बात नहीं है। देन आफ्टर आपने क्या किया, इसके बाद आपने किया 1% एसिड अल्कोहल ट्रीटमेंट। अब आप क्या करने जा रहे हैं? डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, किसको? न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को। तो अब आप डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या यूज किया? 1% एसिड अल्कोहल। ये क्यों यूज किया भाई? फॉर द कंप्लीट रिमूवल ऑफ हेमाटोजाइलिन फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अभी देखो, जब आपने ये अल्कोहल डिप किया था, तो अल्कोहल डिप से थोड़ा बहुत तो वहां से हट गया, साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस से भी थोड़ा बहुत गया, क्या? हेमाटोजाइलिन। लेकिन कंप्लीट नहीं हटा है, उसके लिए आपने क्या यूज किया? 1% एसिड अल्कोहल। इससे साइटोप्लाज्म का कंप्लीट हेमाटोजाइलिन वहां से रिमूव हो गया। लेकिन ध्यान रहे, जब आपने 1% एसिड अल्कोहल यूज किया, एसिड अल्कोहल, एसिडिक अल्कोहल यूज किया, तो केवल और केवल साइटोप्लाज्म का कंप्लीट हेमाटोजाइलिन हटा होगा, न्यूक्लियस का नहीं हटा होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म बेसिक है और न्यूक्लियस एसिडिक है। तो वहां पे एसिड अल्कोहल हेमाटोजाइलिन को रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे हेमाटोजाइलिन ऑलरेडी क्या बन चुका है? कॉम्प्लेक्स एसिडिक कंपोनेंट के साथ बना चुका है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या किया? 1% एसिड अल्कोहल। इसके बाद अगेन आप क्या करेंगे? वाटर बाथ एंड अल्कोहल डी, ठीक है। फिर से उसी चीज के लिए करेंगे कि अगर थोड़ा बहुत भी साइटोप्लाज्म में कुछ भी बचा है तो वो क्लीन हो जाए। अब आप क्या करने वाले हैं? ब्लूइंग करने वाले हैं। कैसे? अब बोलेंगे सर ब्लू तो यहीं पे हो गया था। बिल्कुल हो गया था, लेकिन चूंकि आपने क्या किया, एक बार अल्कोहल डिप किया, एक बार 1% एसिड अल्कोहल डिप किया, फिर अगेन अल्कोहल डिप किया, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा बहुत न्यूक्लियर स्टेन लाइट हो चुका है? तो अब उसको क्या करना चाह रहे हैं? कॉन्ट्रास्ट उसका बढ़ाना चाह रहे हैं। कैसे? तो वहां पे जो भी चीजें हैं उसको और ब्लीच कर देना चाह रहे हैं। तो बताइए, कोई भी चीज को अगर आप डार्क ब्लीच करना चाह रहे हैं तो वहां से पहले थोड़ा बहुत लाइट ब्लू होना चाहिए, यस और नो? वो लाइट ब्लू कौन है? साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस? न्यूक्लियस। इसीलिए आपने एक ब्लू कलर कंपाउंड यूज किया, दैट इज द 1% लिथियम कार्बोनेट। इसकी वजह से जो ब्लू कलर्ड न्यूक्लियर स्टेन था वो और ब्लू हो गया, दैट इज द डार्क ब्लू हो गया, और कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया। फिर इसके बाद आपने क्या यूज कर लिया? अगेन वाटर बाथ एंड अल्कोहल डी, ताकि अभी भी अगर साइटोप्लाज्म में कुछ बचा है तो उसका क्लियरिंग हो जाए। अब आप क्या करने वाले हैं? यहां तक आपने क्या किया? हेमाटोजाइलिन का सारा काम किया। अब आप करने वाले हैं काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन वाले सोचते हैं, अब जो बच गया है उसको किसी अदर कलर से स्टेन करके, ताकि वो क्लियरली विजिबल हो पाए। तो अब आप काउंटर स्टेन में क्या करने वाले हैं? यूज कौन सा डाई बच गया है? ईओसिन। तो अब आप ईओसिन में उसको 4 से 5 मिनट के लिए डालेंगे। देखिए, टाइम कोई फिक्स नहीं है, लैब टू लैब वेरी करता है, सैंपल टू सैंपल वेरी करता है। ये कि ये कोई रफ आइडिया है कि 4 से 5 मिनट, उसका कोई 10 मिनट के लिए करे, उसका कोई 2 मिनट के लिए यूज करे, ये सैंपल पे वेरी करता है। लैब टू लैब, लैब का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, लैब टू लैब वेरी करता है, ठीक है। ये मैं रफ आइडिया बता रहा हूँ, 4 से 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो ईओसिन डाई यूज करेंगे, ईओसिन डाई में आप 4 से 5 मिनट डिप करेंगे। अच्छा, इससे क्या होगा? ईओसिन रेड कलर का होता है, तो साइटोप्लाज्म पूरा क्या हो जाएगा? रेड कलर का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उस टाइम मैंने साइटोप्लाज्म से हेमाटोजाइलिन क्यों हटाया था। ईओसिन खुद रेड कलर का, अगर आप उसको नहीं हटाते तो हिमोटोजालिन का रेड है या यूसिन का रेड है, कैसे पता चलता है आपको? बताइए। याद है स्टार्टिंग में जो हटाए? तो इसलिए आपने क्या कर दिया? स्टार्टिंग में हटा दिया था। अब क्या हो गया बताइए? साइटोप्लाज्म रेड कलर का हो गया। बताइए, स्टेनिंग हो गया है। स्टेनिंग होने के बाद नतीजा क्या होगा? लीजिए स्लाइड बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। स्टेनिंग होने के बाद क्या नतीजा हुआ होगा? नतीजा कुछ ऐसा रहा होगा। अभी आपका सेल देखिए, ऐसा ऐसा सेल था, ये सेल था आपका। पैराफिन वैक्स नहीं है अब, वो आप स्टार्टिंग में ही हटा चुके हैं। पैराफिन वैक्स आप स्टार्टिंग में ही हटा चुके हैं। अब देखिए, इसमें क्या सेंटर पे न्यूक्लियस, तो वहां पे ब्लूस आपको दिख रहा है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिमेटोजालिन, ऑक्सीडाइज्ड हिमेटोजालिन। और इसके चारों ओर रेड कलर दिख रहा है, ये किसकी वजह से दिख रहा है? ईओसिन की वजह से। ये किसकी वजह से दिख रहा है? ईओसिन की वजह से। तो फाइनली आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस स्टेनिंग हो चुका है। तो अब बताइए, स्टेनिंग हो गया कंप्लीट, आपको दिख गया कौन कैसा कहाँ स्ट्रक्चर है। क्या पानी को निकाल देना चाहिए? क्योंकि अब आप माइक्रोस्कोपी करने वाले हैं, आपको अभी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ क्या है, अब माइक्रोस्कोपी करने जा रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे?
पानी को हटा देंगे। तो पानी को हटाने का स्टेप क्या कहलाएगा? अगेन डिहाइड्रेशन। दिमाग लगाइए क्या करना होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ग्रेडियंट, इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल को यूज करना है। तो पहले 70% अल्कोहल में रखा तो थोड़ा सा पानी निकला, फिर 90% में रखा थोड़ा सा और पानी निकला, 100% अल्कोहल में रखा तो पूरा पानी निकल गया और टिश्यू क्या हो गया आपका? डिहाइड्रेट हो गया। फिर अब अल्कोहल है उसके अंदर, तो अल्कोहल को निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? जाली। जाली में 3 से 5 मिनट के लिए आपने उसको डाल दिया, अल्कोहल भी रिमूव किया। दिस इज कॉल्ड एज क्लियरिंग, डी अल्कोहलाइजेशन। यहाँ तक हो गया। अब बताओ, अब आप इसको लेके जाएंगे कहाँ? माइक्रोस्कोपी में। चाहे तो आप अभी भी माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या कर लीजिए? माउंटिंग कर लीजिए। आप समझिए माउंटिंग का मतलब क्या होता है। जो टिश्यू यहाँ पे आपने फिक्स किया है, इतना काम करने में आपको कितना मेहनत लगा होगा? 2-2.5 महीने का मेहनत लगा होगा यहाँ तक पहुंचने में। अगर आप एनिमल मॉडल पे काम कर रहे हैं, लार्ज सैंपल लेके काम कर रहे हैं, 50-50 मरीज पे काम कर रहे हैं एट अ टाइम, तो आपको कम से कम इतना काम करने में 3-4 महीने का समय लग गया होगा। अगर एक्सपर्ट हैं तो आप 2-2.5 महीने में काम कर लेंगे। अब आप सोचिए, ये स्लाइड बनाए हैं, आप नहीं चाहते कि स्लाइड को परमानेंट रखें, लॉन्ग टाइम तक रखें। तो सबसे पहले तो टिश्यू स्लाइड में जहां है वहां उसको एकदम परमानेंटली अडहेयर कर दें। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? गम। वो वाला गम नहीं जो आपके जीवन में है, ग्लू, ग्लू वाला गम। इसके लिए आप नहीं, जिलेटिन नहीं, इसके लिए आप यूज करेंगे डीपीएक्स। और डीपीएक्स क्या करेगा? जो टिश्यू जहां है, जिस अवस्था में जैसे है, उसको वहां पे अडहेयर कर देगा वैसे ही, और लॉन्ग टाइम तक अडहेयर कर देगा। एक तो एक काम। दूसरा, उसको प्रिजर्व भी करके रखेगा, उसको खराब नहीं होने देगा डीपीएक्स। तो ये माउंट विद डीपीएक्स, मतलब डीपीएक्स उसके साथ मिक्स किया तो वो वहां पे अडहेयर हो गया और प्रिजर्व हो गया। ये डीपीएक्स इतना अच्छा प्रिजर्वेटिव एजेंट भी है कि जो मर्डर वगैरह के केस में एज एविडेंस स्लाइड बना के रखते हैं कि मान लो किसी का मर्डर हुआ है, ठीक है, उसका सैंपल क्राइम सीन से कलेक्ट हुआ है, तो स्लाइड्स बना हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब में, ठीक है, किसी पैथोलॉजिकल लैब में। अब उसको एज एविडेंस रखना है लंबे समय के लिए। हो सकता है वो केस फाइल दोबारा 10 साल बाद खुल जाए, हो सकता है अभी जो भी कहानी हुई, सजा हुई जिसको, और वो 10 साल बाद फिर से वो केस खुल जाए, रीओपन हो जाए। तो प्लीज उस स्लाइड्स को संभाल के रखती है, ताकि एज ए एविडेंस हमारे पास ये रहे कि एक्चुअल में वहां पे हुआ क्या था, किसका सेल था, किसका टिश्यू था, क्या डैमेजेस हुए थे, किस प्रकार का बीमारी हुआ था, कि मर्डर हुआ था, क्या हुआ था। तो इस केसेस में लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक स्लाइड्स को संभाल के रखा जाता है। इन जनरल लेबोरेटरी में जो हम स्टडी पर्पज के लिए बनाते हैं, तो इन जनरल वो 4-5 सालों के लिए संभाल के रखते हैं। क्यों? मान लीजिए आपने कोई इतना मेहनत से काम किया और कोई रिसर्च फाइंडिंग्स आपकी आई और आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया, पता चला 2-2.5 साल बाद आपके आर्टिकल को कोई अदर रिसर्चर चैलेंज कर दिया कि आपका डाटा गलत है, आपका रिसर्च गलत है, आपका वर्क गलत है, रिजल्ट आपका गलत है, तो आप कैसे चैलेंज करेंगे उसको? आपके पास स्लाइड रखा रहेगा तो चैलेंज करने में आसानी होगा ना। तो इसलिए भी आप माउंटिंग कर लेते हैं। देन आफ्टर आप जाइए माइक्रोस्कोपी के लिए, माइक्रोस्कोपी कर लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ हिमेटोजाइलिन एंड ईओसिन स्टेनिंग। अब आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें ये भारी भरकम बात नहीं है। एक बार मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि इसमें हमने क्या किया। सबसे पहले आपने वैक्स को हटाया, कैसे? आप हॉट वाटर बाथ पे लेके गए, वैक्स हट गया। फिर उसके बाद जाली उसको सुखाया, आपने स्लाइड्स को जाली में डिप कर दिया 1 से 2 मिनट के लिए। फिर आपने हाइड्रेशन कर दिया, क्योंकि आपको स्टेन करना है, डाइप के लिए पानी चाहिए, ठीक है। हाइड्रेशन कर दिया इन डिसेंडिंग ग्रेड ऑर्डर ऑफ द अल्कोहल को यूज करके। फिर आपने स्टेनिंग में पहले डाला हिमेटोजालिन, 15 से 20 मिनट के लिए उसको डाला, स्लाइड को उसमें जार में डिप किया। तो हिमेटोजालिन न्यूक्लियस में भी चला गया, साइटोप्लाज्म में भी चला गया, लेकिन ऑक्सीडाइज कहाँ हुआ? न्यूक्लियस में। क्यों? क्योंकि एसिड वही है मेनली। तो वहां पे ऑक्सीडाइज को ब्लू कलर दे दिया, लेकिन रेड कलर का हिमेटोजालिन साइटोप्लाज्म में बिखर गया। अब आपने उसको हटाने के लिए क्या यूज किया? अल्कोहल डिप्स में डाला एंड देन 1% एसिड अल्कोहल में डाला। यहां से हट तो गया हेमेटोजालिन, लेकिन थोड़ा बहुत न्यूक्लियस भी क्या हो गया? ब्लू कलर जो था वो लाइट हो गया। तो इसके लिए आपने उसको ब्लू कलर और अच्छा देने के लिए, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए 1% लिथियम कार्बोनेट यूज किया, ठीक है। इस तरीके से आपका डिफरेंशिएटिंग और ब्लूइंग हो गया। देन आप काउंटर स्टेन कर रहे हैं, काउंटर स्टेन में आपने एओसिन यूज कर लिया, एओसिन साइटोप्लाज्म में चला गया, क्योंकि एओसिन एक एसिडिक डाई है, साइटोप्लाज्म बेसिक है मेनली, तो वहां पे उतार के रेड कलर दे दिया। 4 से 5 मिनट तक, ठीक है। अब आपका स्टेनिंग कंप्लीट हो गया। अब आपने डिहाइड्रेशन कर लिया, कैसे? अल्कोहल के इंक्रीजिंग ग्रेड को यूज करके डिहाइड्रेशन हो गया। देन थोड़ा अब अल्कोहल है, अल्कोहल को निकालने के लिए आपने क्लियरिंग एजेंट जैलिन यूज कर लिया, मोस्ट फेमस। उसके बाद आपने उसको माउंट कर दिया डीपीएक्स के साथ, आपका स्लाइड रेडी है माइक्रोस्कोपी के लिए। अब आप जाइए माइक्रोस्कोपी के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द हेमेटोजालिन एंड ईओसिन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेनिंग इन द हिस्टोपैथोलॉजी। ऐसा कुछ रिजल्ट आता है, देख लीजिए। ऐसा ही कुछ रिजल्ट आता है। न्यूक्लियस ब्लूइश ब्लैक, यानी कि डार्क, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये सब न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो आपको पिंकिश कलर दिख रहा है, पिंक गुलाबी कलर, ये लड़कियों का फेवरेट, ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? साइटोप्लाज्म। अच्छा, आरबीसी रेड पूरा नहीं दिखता है,
आरबीसी रेड होता है, बॉडी फ्लूइड्स में रेड होता है, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेनिंग में वो कंप्लीट रेड नहीं दिखता है, वो ऑरेंज रेड कलर का दिखता है। ये बात आप अलग से ध्यान रखेंगे। अब बोल रहे हैं कि कलर में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, कहीं ब्लूइश ब्लैक होता है, कहीं पे लाइट ब्लैक हो जाता है, कहीं पे पिंकिश रेड हो जाता है, कहीं पे ऑरेंज हो जाता है। तो व्हाई कलर इंटेंसिटी वेरी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हीमेटोजेलिन स्टेनिंग में नो डाउट न्यूक्लियस ब्लू आता है और साइटोप्लाज्म पिंकिश आता है, लेकिन कई बार कलर वेरी करता है। तो इसका दो कारण है, एक तो क्या, आप जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं, रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है, जो पर्सन टू पर्सन यूज कर रहा है। हो सकता है कोई ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रिएजेंट यूज कर लिया हो हेमेटोजेलिन, कोई कम। एक तो ये कारण है। दूसरा, आप देखो यहाँ इच स्टेप में जो टाइम दिया है, मैंने बोला ना कि यहाँ पे कोई 4 से 5 मिनट दिया है यहाँ पे टाइम, तो इस टाइम वेरिएशंस की वजह से भी कलर कई बार, क्योंकि टाइम अगर ज्यादा मिलेगा तो ग्रेस्पिंग अच्छा होगा ना डाई का, तो स्टनिंग अच्छा होगा, टाइम कम मिलेगा तो लाइट आ जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में, कलर इंटेंसिटी में वेरी एज पर वेरिएशन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट्स यूज्ड एंड टाइम गिवन इन ईच स्टेप ऑफ प्रोसेस। This is all step of hematoxylin, and this is the results and all steps of hematoxylin and eosin staining used to detect the presence of not sorry, this is not for glycogen, sorry glycogen के लिए तो fast staining करते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में ही गलत बोल दिया। This is not for glycogen, this is to differentiate cytoplasm nucleus. I am correcting my statement. This is not used to presence of glycogen. Glycogen के तो fast staining करते हैं जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। This is used to differentiate cytoplasm and nuclear component in any cell, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेल। तो ये है आपका एच एंड स्टेनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेनिंग में, दैट इज पास स्टेनिंग, और वो यूज करते हैं हम ग्लाइकोजन को डिटेक्ट करने के लिए।